हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जानकारी विद जेडी में। आज हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ये हर तरह के एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, बीपीएससी हो, डब्ल्यूबी सिविल सर्विस हो या अदर सीजीएल या एसएससी एग्जामिनेशंस। तो आइए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर और ये वेस्ट मैनेजमेंट एक काफ़ी न्यूली क्रिएटेड कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली ये इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का एक पार्ट है, यानी कि 10th क्लास के सिलेबस में आपको ये चैप्टर मिल जाता है। आज के डेट में इसे आप ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर कह ले या इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का चैप्टर कह ले, बात एक ही है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन और नेचुरल रिसोर्सेस का इरेशनल और नाजायज इस्तेमाल करके इंसानों ने इस धरती को बहुत ही पोल्यूट कर दिया है और हर दिन आपके डेली लाइफ में बहुत सारे वेस्ट हम इन्वायरमेंट को देते हैं। यही वजह है कि इंसानों के अलावा साइंसदानों के लिए हमेशा से इस सिलसिले में इंस्ट्रक्शंस, अवेयरनेस वगैरह आते रहते हैं और वो काफी चिंतित हैं कि हमारे इस इन्वायरमेंट को, वातावरण को एक क्लीन शेप में कैसे रखा जाए। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की जो शाखा है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के जरिया उन्होंने स्टॉकहोम में 1972 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग और कॉन्फ्रेंस कराई थी, जिसमें बहुत सारे ट्रीटीज और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे और उस वक्त इंडिया उसका एक एक्टिव मेंबर की हैसियत से उसमें शामिल भी हुआ था। और फिर जैसे कि जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में इन्वायरमेंट रिलेटेड या बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड बहुत सारे लॉज ऑलरेडी इनएक्टेड हैं। 1992 में रियो डी जेनेरो में एक हाई लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसका मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स था कि बायोडाइवर्सिटी की बर्बादी को कैसे रोका जाए और लोगों को इन्वायरमेंट के प्रति कैसे आगाह और अवेयर किया जाए। यही वजह है कि मैंने पिछले वीडियोस में जब बायोडाइवर्सिटी के मुतालिक गुफ्तगू की है तो उसमें इन चीजों का मैंने जिक्र किया है। अब इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन और उसके सिचुएशन से हमें अवेयर कराना ये साइंटिस्ट की जिम्मेदारी है, मोरल जिम्मेदारी है, मगर इंसानों का एक ड्यूटी है कि वो भी इस इन्वायरमेंट को और इस वर्ल्ड को, इस पृथ्वी को साफ सुथरा रखने में हम एक दूसरे की मदद करें। तो अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि आखिरकार ज्योग्राफी वालों ने क्यों इन्वायरमेंटल के इस टॉपिक को उन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश करी या इंक्लूड कर रखा है। इसमें एक्चुअली यूं है कि जो कि ज्योग्राफी का ये माना हरगिज नहीं होता है कि ओनली स्टडी ऑफ अर्थ, बल्कि उसके साथ साथ इंसानी जो जिंदगी यहाँ जमीन पर रहती है कि उसकी हैबिटेशन और उसके इन्वायरमेंटल के बारे में जानकारी देना ज्योग्राफी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि आज के डेट में ये ज्योग्राफी का, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का एक हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में आज जो चर्चा करेंगे वो ये देखेंगे, व्हाट इज वेस्ट, व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट के टाइप्स, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हो, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ, ये सब कुछ देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि किस तरह के वेस्ट को किस तरह हम ठिकाने लगाएं, उसका मैनेजमेंट कैसे करें, लिक्विड के लिए क्या तरीका है, सॉलिड के लिए क्या तरीका है। इन तमाम चीजों को हम लोग विस्तारित अंदाज में देखेंगे। सो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए अब हम लोग कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करते हैं कि ये वेस्ट हम कहेंगे किसे। एक्चुअल में अगर काफी लिमिटेड वर्जन में हम लोग जाकर देखें तो यूं समझ सकते हैं कि इंसानों के यूज के बाद अगर कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग, अगर उन्होंने अपना माने एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को खो दिया हो, यानी कि उसको अब जरूरियात पूरा करने का कोई उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स अब मौजूद ना हो, तो उसे हम वेस्ट कह सकते हैं। मगर ये जो वेस्ट हैं ये ह्यूमन लाइफ के साथ, बल्कि यूं कह लें कि
लाइफ के साथ इस कदर जुड़ चुका है कि इसे बिल्कुल अलग तरीके से देखना ये काफी मुमकिन नहीं है। और जहां तक वेस्ट की बात है तो ये एक अनसॉल्वेबल डिबेट है। कैसे कि इसका कोई सिचुएशन ही नहीं मिलता कि कोई चीज चाहे वो वेस्ट हो जाए, लेकिन एक इंसान के लिए कोई चीज अगर वेस्ट है तो दूसरे इंसान के लिए वो वेस्ट नहीं बल्कि एक प्रॉफिट भी दे सकता है। इसलिए धरले से ये कह देना कि ये चीज वेस्ट है, ये नॉन वेस्ट है, ये कहना जरा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी हम लोग एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर देखने की कोशिश करें जनरल टर्म्स में, तो अगर किसी चीज ने अपना यूजेबिलिटी को खो दिया है तो समझो कि वे वेस्ट है। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि वेस्ट के साथ साथ यानी कि वो बेकार है और साथ ही साथ अगर पॉइजनस है तो कंफर्म उसको आप वेस्ट के कैटेगरी में डाल सकते हैं। ध्यान रहे कि वेस्ट सिर्फ बेकार नहीं होता, यूजलेस नहीं होता, बल्कि साथ ही साथ पॉइजनस होता है। यही वजह है कि उसके आगे चल करके हम लोग कैटेगरी करेंगे। आइए अब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वेस्ट का। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि जब क्लासिफिकेशन करते हैं आप वेस्ट की तो उनमें देखना होगा कि किस बेसिस पर कर रहा है। तो सबसे पहले हम स्टेट की बेसिस पे अगर वेस्ट को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो आपको मिलेंगे 3। एक होगा सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और एक गैसियस वेस्ट। आइए अब सॉलिड वेस्ट पर बात करते हैं। सॉलिड वेस्ट सॉलिड स्टेट में होगा। ये 2 तरह का हो सकता है, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल्स होंगे प्लास्टिक का, बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल्स होंगे एग्रीकल्चरल जो वेस्ट है, जो आपका डेली वेज के बाद खाने पीने के बाद जो कुछ बच जाता है, कागज हो जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के जो भी वेस्ट है, कोई खाद है या यार्ड वेस्ट जो आपके यहां से निकलते हैं, ये होंगे आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब होगा इसे हम आसानी के साथ ठिकाने लगाएंगे या फिर इसको दूसरे किसी फायदे के लिए हम इसे फिर इस्तेमाल कर पाएंगे। इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करते हैं। देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक्चुअल में होगा क्या कि जब इनका कोई प्रोसेसिंग आप कर लेंगे तो ये अब नॉन टॉक्सिक हो जाएगा, यानी टॉक्सिक से अब ये नॉन टॉक्सिक हो जाएगा और ये अपने आप में टूट जाएगा और टूटने के बाद ये दोबारा इस्तेमाल के लायक हो जाएगा दूसरे अंदाज में। यानी कि शॉर्ट वर्ड में इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर से चलकर कंज्यूमर तक, फिर कंज्यूमर के बाद ये डिकम्पोजर तक, और फिर डिकम्पोजर के जरिए ये स्कैटर्ड हो जाएगा, बिखर जाएगा और इस तरह फिर ये दोबारा आसानी के साथ साइकिल में दाखिल हो जाएगा। जैसे गोबर से आप गोबर गैस बनाएंगे और कंपोजिट खाद वगैरह बनाने में आपको ये चीजें लगेंगी, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लगेंगी। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से गोया के हमने गोबर गैस बना लिया और खाद वगैरह बना लिया, यही है। और यहां पर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा यही आएगा एग्जामिनेशंस में आपका। अब आते हैं हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की तरफ। सॉलिड ही होगा, सॉलिड के ही टाइप्स होंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल का आसानी के साथ टूटना मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं है। आसानी के साथ टूटने का मतलब होता है कि इसको डिकम्पोजर डिकम्पोज नहीं कर पाएगा। हाँ, आप केमिकली इसे बहुत हद तक तोड़ सकते हैं, टूट सकता है ये केमिकली। हालांकि केमिकली वहां भी होता है बट वो डिकम्पोजर कर जाते हैं, आपको इसको केमिकल रिएक्शन करना होता है। इसका बेहतरीन एग्जांपल हो जाएगा जैसे डीडीटी, अल्युमिनियम के डब्बे, प्लास्टिक से बने सामान, ये तमाम के तमाम नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगा। और कहते हैं कि आज के डेट में पॉल्यूशन की जो सबसे बड़ी अगर कोई एजेंट है तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। अब दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं लिक्विड वेस्ट की तरफ। लिक्विड वेस्ट, लिक्विड बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जांपल्स को देखें आप। इसमें आपका आ जाएगा कोई खाद और इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, जनरली जो आमतौर से एग्रीकल्चरल तौर पर यूज होता है नदियों में, तालाबों में या दूसरे किसी भी वाटर बॉडी में, ये आपको मिल जाएगा। जैसे मिनरल्स, पेट्रोलियम वगैरह पानी में मिल जाए, उससे एक बढ़िया झटका देता है, मतलब एक खराब
लिक्विड के लिए लिक्विड वेस्ट मतलब लिक्विड में ही शामिल होंगे। अब ये कोई अलग से नहीं होगा, ये आपका मादनी तेल या मिनरल ऑयल वगैरह अगर पानी में मिल जाए तो ये एक लिक्विड वेस्ट कहलाएगा। लिक्विड वेस्ट काफी खतरनाक होते हैं अगर उसको सही टाइम पर उसको ठिकाने ना लगाया जाए। अब हम आते हैं गैसियस वेस्ट में। गैसियस वेस्ट गैसों की हालत में होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तमाम के तमाम गैसियस वेस्ट हैं जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हैजार्डस हैं, बहुत ज्यादा। अब जैसे कि मैं ऊपर बयान कर चुका हूं कि जब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं आप, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वेस्ट का, तो देखना होगा कि बेसिस क्या है। तो अभी हमने स्टेट के लिहाज से, स्टेट के बेसिस पर हमने 3 टुकड़े किए थे, 3 क्लासिफिकेशन किया था। अब हम ह्यूमन लाइफ के असर पर, उसके इफेक्ट के बुनियाद पर इसका हम 2 हिस्सा कर सकते हैं वेस्ट का। आसान है, एक टॉक्सिक वेस्ट और एक नॉन टॉक्सिक वेस्ट, एक हैजार्डस और अगला नॉन हैजार्डस। तो टॉक्सिक वो होंगे जो बहुत ज्यादा इंसानों, जानवरों और पौधों को नुकसान पहुंचाएंगे, टॉक्सिक होगा, जैसे डीडीटी, साइनाइड, मर्क्यूरी, क्लोरेट के कंपाउंड्स। ये वो जहरीले वेस्ट हैं जो पौधों और जानवरों के जिस्म में पहुंचकर, बॉडी में घुसकर बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, डिटर्जेंट है, डीडीटी है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, और उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट वगैरह भी हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट भी हैं जो काफी टॉक्सिक होते हैं। अब यहां पर नॉन टॉक्सिक का एक मामला आता है जिसको नॉन हैजार्डस भी कह सकते हैं हम। नॉन हैजार्डस को जेनरली 3 क्लास में बांटा गया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। नॉन हैजार्डस है मगर क्लास किया हुआ है। क्लास 1 में आता है कि यूं है तो नॉन हैजार्डस, लेकिन अगर ठीक से ढंग से उससे वो ना निपटते हैं, यानी इसको सही से ठिकाने नहीं लगाते हैं, तो ये शुरू में चाहे नॉन हैजार्डस हो लेकिन सही ठिकाना ना लगाया जाए तो ये हैजार्डस हो सकता है, हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट हो सकता है। उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल होगा इथिलीन ग्लाइकोल, मिट्टी का तेल और हाइड्रोकार्बन वगैरह बहुत सारे, वरना ये ज्यादा से ज्यादा खतरनाक हो सकता है इन्वायरमेंट के लिए। इसको क्लास 1 में रखा गया है। क्लास 2 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्लास 2 के जो वेस्ट हैं ये उनसे थोड़ा कम खतरनाक हैं। एक्चुअली खतरनाक है ही नहीं, लेकिन अगर इनको उससे कम अंदाज में भी अगर इससे आप निपटते हैं तो आपका फायदा हो जाएगा। इसमें ज्यादातर क्या है कि गजाई, जो भी फूड वेस्ट हैं, पैकेजिंग है, ये भी इंसानों के यानी इन्वायरमेंट पर एक गहरा और खराब छाप छोड़ सकता है अगर आप इससे नहीं निपटते हैं। इसमें एक वीड्स आप एग्जांपल ले सकते हैं और पैकेजिंग वगैरह का मामला सब है, इसमें कागज भी आपका शामिल हो सकता है। क्लास 3 में वो बेकार वेस्ट हैं जो किसी भी कंपाउंड से या किसी भी चीज से, किसी भी मैटर से वो रिएक्शन नहीं करेगा, यानी कि और ना ही वो वेस्ट, ना ही वो डिकम्पोज होगा, ना वो रिएक्टिव होगा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ना ही वो इन्वायरमेंट से आपका खत्म ही हो जाएगा और ना ही सरगल कर खत्म होगा, यानी कि दोनों तरीके से ये टिका हुआ रहेगा। इसमें आप चट्टान, ईंट, गिलास, कीचड़ और कुछ प्लास्टिक जिसमें इनर्ट गैसेस वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ये हो सकते हैं। इसका मतलब ये समझ में आया कि क्लास 2 और क्लास 3 में जिनको भी रखा गया है कि इसका ये मीनिंग नहीं है कि ये फुल्ली तौर पर नॉन हैजार्डस टू द इन्वायरमेंट है, बल्कि हैं, यानी कि इनर्ट चीजें आपका क्लास 3 में रखी जाएगी। आप समझ पा रहे हैं कि इनर्ट चीजें जो जिसको रखने से भी, मैं ये कहता हूं कि अगर कोई चीज है, चट्टान या कोई ईंट, गरचे वो रिएक्टिव हो करके, यानी रिएक्टिव है नहीं, तो रिएक्शन किसी के साथ करके नहीं करके आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आप उसको खत्म भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट कुछ नहीं तो वो जगह की तो बर्बादी है, जगह को तो लेकर के वो उस जगह को तो खराब कर रहा होता है। ईंट या गिलास या कीचड़ जगह को कम से कम खराब करेगा, गरचे उसका कोई हैजार्डस इफेक्ट आपको एट वंस नहीं मिलेगा, बट नुकसानदाह है, इस चीज का खास ख्याल रहे। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स।
सोर्स के हिसाब से देखेंगे तो इसके भी कई टाइप्स हैं, मैं एक एक करके डील करने की कोशिश करता हूं। आप एग्जाम्पल्स को बहुत बढ़िया से देखेंगे। इसमें यूं है कि एक एक एग्जाम्पल कई एक जगह फिट होता है और एग्जामिनेशन में आपको अक्सर एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे, इसलिए एग्जाम्पल को वहां कंफ्यूज ना हो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। नंबर 1 आता है डोमेस्टिक वेस्ट, यानी ये घरेलू है, रोजाना यूज का, डेली यूज के बाद जो निकलता है डोमेस्टिक से, जिसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, कांच का बोतल, प्लास्टिक के बोतल, पुराने अखबार, पुराने कपड़े, इलेक्ट्रिक कोई सामान, कंप्यूटर वगैरह का रद्दी, ये तमाम के तमाम जो आपके डेली लाइफ से निकल रही होती है वो डोमेस्टिक है। और मैं समझता हूं कि बढ़ती हुई आबादी की वजह से सबसे ज्यादा शहरी जिंदगी में इन डोमेस्टिक वेस्ट को आपको मिलेगा, गांव देहात में कम मिलेगा, क्योंकि इसके लिए जगह काफी होती है, इसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया जाता है। तो गोया के डोमेस्टिक वेस्ट सबसे ज्यादा आपको अर्बन लाइफ से मिलेगा, रूरल में आपको कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा 2 नंबर पर आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, नाम से ही जाहिर है। अब इस इंडस्ट्रियल में आपका सॉलिड, गैस और लिक्विड कोई भी हो सकता है, उस कैटेगरी में आप डाल देंगे, लेकिन सोर्स के आधार पर इसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। इसमें आपका वो तमाम के तमाम चीजें होंगी जो इंडस्ट्री में यूज होती है, चाहे रॉ मटेरियल के तौर पर या बाय प्रोडक्ट बनने के बाद जो चीजें निकलती है। अब उदाहरण के तौर पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से निकलेगा, उसमें कुछ आपका इम्प्योर जो है इम्प्योर आयरन होगा, कोयले की राख होगी, वो सब निकलेगा। उसके अलावा बहुत सारे तरह के गैसेस भी निकलेगी, तांबा और अल्युमिनियम के गलाने के बाद कारखाना से आपका कागज के कारखाना से निकलेगा, और उसमें आपको लेदर इंडस्ट्री वगैरह से बहुत ज्यादा पानी जो निकलता है वाटर पोल्यूटेड होकर, वो भी बहुत ज्यादा हेजार्डस इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। उसका तेल साफ करने के कारखाने से, चमड़े रंगने के कारखाने से, मेडिसिन, शीशा, सीमेंट, इंजीनियरिंग, ये जितने भी आपके इंडस्ट्री हैं वहां से कुछ ना कुछ खतरनाक से खतरनाक आपके वेस्ट निकलते रहते हैं, इस चीज का खास ख्याल रहे। और ये जो भी वेस्ट हैं ये निकलेंगे, निकल के या तो हवा में या पानी में या मिट्टी में आपका शामिल हो जाएगा और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन करेगा। और इनमें से कुछ ज्यादातर इनऑर्गेनिक होते हैं, कम ही ऑर्गेनिक होते हैं। जो ऑर्गेनिक होते हैं फिर उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल में रख लेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इनके नन बायोडिग्रेडेबल यानी कि इनऑर्गेनिक होते हैं, जिनसे बहुत ज्यादा लॉस होता है। अगला आता है आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा गांव ही, हमारा देश ही 70% गांव पर निर्भर करता है, यानी एग्रीकल्चर आज भी पूरे मुल्क में बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल वेस्ट भी निकल रहे होते हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट में जैसे आपका पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह जो आजकल बहुत ज्यादा यूज में आ गया है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उसके बाद वो पानी को जहरीला बना देता है। उसके अलावा ज्यादा पैदावार के धुन में धान और गेहूं के भूसे, गन्ना, तंबाकू और जितना भी अनाज का बेकार मादा है वो भी शामिल हो जाता है। लेकिन एग्रीकल्चरल वेस्ट इन जनरल आप समझ ही पा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से कम हैजार्डस होगा, कम हार्मफुल होगा, कम टॉक्सिक होगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही निकलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कम निकलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है म्यूनिसिपल वेस्ट। म्यूनिसिपल वेस्ट मतलब आप शहरी वेस्ट बोल सकते हैं, आप सिटी से। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आया तो उस वक्त ये मामला आया था कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल इलाके में आबादी बढ़ने की वजह से वहाँ एक प्रॉब्लम हुआ था। तो उसी जमाने में वहाँ के म्यूनिसिपैलिटी ने यानी कि 1751 के करीब वहाँ उस वक्त जो है वेस्ट को मैनेजमेंट करने का ठिकाना लगाया था। यही वजह है कि जब जहाँ जो प्रॉब्लम सामने आता है उसी हिसाब से उसके मैनेजमेंट का ठिकाना लगाया जाता है। तो वहाँ एक अथॉरिटी कायम की गई थी 1751 में, यानी कि आबादी बहुत ज्यादा घना थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, म्यूनिसिपल वेस्ट निकल रहे थे। यानी कि चाहे म्यूनिसिपल वेस्ट में हम चाहेंगे बाजार से, अस्पतालों से, होटलों से या ऑफिस वगैरह से बहुत सारे तरह की बेकार चीजें निकलती हैं, जैसे मरे हुए जानवर, बाजारों के बेकार मादे, सड़ी गली चीजें और ढेरों, यानी कि उसमें डोमेस्टिक वेस्ट भी शामिल होकर के म्यूनिसिपल वेस्ट में शामिल हो जाता है बहुत ज्यादा। और यही वजह है कि शहरों में अक्सर बीमारियां भी निकलती है, कॉलेरा जैसी बीमारी भी फैलती है। और हम तो कहेंगे कि ये भी आपका आने वाले पिछले सालों जो कोरोना आया कहीं ना कहीं हो ना जाए, ये भी म्यूनिसिपल वेस्ट के कारण ही पैदा हुआ हो, कोई ठिकाना नहीं। उसके अलावा एक आता है ऑर्गेनिक वेस्ट। ये आसान सा है, ये तमाम के तमाम बेकार हैं लेकिन एनिमल्स या प्लांट से ही निकलते हैं। सड़े गले फल, सब्जियां, गोश्त, पोल्ट्री, अंडे के खोल, चावल, बैगन, सब्जियां,
नेपकिन, पेपर का तौलिया, पेपर का प्लेट यानी टिश्यू वगैरह, ये तमाम का तमाम ऑर्गेनिक है। इसको ज्यादा निपटने की जरूरत नहीं है, ये ढीला है, ये मामला चलेगा। उसके बाद एक आता है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब हुआ कि ये भी ठोस, रकीक और गैस कुछ भी हो सकता है, मगर इसमें एक खास बात जो है, ये अस्पताल और क्लिनिक वगैरह से ज्यादा निकलेगा, लेकिन ये बायोमेडिकल होगा, यानी कि इसमें आपका बहुत ज्यादा बायोमेडिकल में आप चाहें तो सिरिंज को रख सकते हैं, सलाइन वगैरह को यूज करने के बाद, उसके जो सर्जिकल के सामान है ये सब, ये तमाम के तमाम। उसके अलावा कुछ और अगर दीगर चीजें अस्पताल वगैरह से निकलती हैं, सिरिंज है, प्लास्टिक के सामान है, केमिकल्स हैं, पॉलीथीन है, ये तमाम के तमाम, नेपकिन वगैरह, कोई सर्जिकल सामान है, वो भी आपका बायोमेडिकल वेस्ट में चला आएगा। एक होता है आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट का मतलब रेडियो एक्टिविटी के अमल के जरिए होता है, यानी न्यूक्लियर प्लांट जहां पे है वहां पर होगा, और इस तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा। और रेडियो एक्टिविटी की वजह से एक जो पूरी दुनिया में अब तक का धमाका है, चेरनोबिल का वाकया, वो आप लोगों के जहन में शायद होगा, और वहां से सवाल भी पूछा जाता है। मैं अगले किसी वीडियो में जरूर उस पर चर्चा करूंगा, अभी मैं ज्यादा नहीं करूंगा। कुछ तो यूं है कि रेडियो एक्टिव जहां प्लांट है, रेडियो एक्टिविटी के प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, वहां से तो निकलती है। उसके अलावा भी लेबोरेटरीज में या मेडिकल्स में या दूसरी जगहों में जहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है, किसी क्लिनिक वगैरह में, तो वहां से भी बहुत तरह के रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं। इस चीज का भी खास ख्याल रहे। जैसे लगातार एक्सरे, आप जब एक्सरे के जद में ज्यादा वक्त तक रहते हैं या एमआरआई के जद में ज्यादा रहते हैं, तो वो भी एक तरह का रेडियो एक्टिव वेस्ट है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब यहां से आती है बात, जबकि हमने चीजें देख ली कि कौन वेस्ट है, कहां से है, किस तरह के हैं, किस सोर्स से निकलते हैं, किस कैटेगरी के, सब कुछ देखने के बाद अब यहां पर आता है कि इन वेस्ट मैनेजमेंट को, यानी कि वेस्ट को प्रॉफिट में कैसे बदला जाए। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि साइंसदानों के लिए जिम्मेदारी है कि वो हमको इससे अवेयर कराएं, और वेस्ट को प्रॉफिट में कैसे बदला जाए इस पर ध्यान किया जाए। इसी को हम लोग कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए पहले तो 3R सिस्टम था, लेकिन अभी 4R सिस्टम या 3R सिस्टम का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेस्ट को मैनेजमेंट करने का, वेस्ट को एनर्जी बनाने का, या वेस्ट को प्रॉफिट में बदलने के लिए आपके पास कई एक तरीके हैं। एक तरीका आपका यह है कि आप रिडक्शन करें, यानी पहला R 3R सिस्टम में पहला R आपका होगा रिडक्शन, यानी कि कम करना। तो गोया के ये कॉन्सेप्ट यूं है कि आप कोड़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, यानी कि चीजों का ही इस्तेमाल कम से कम करें। मुमकिन हो पाए तो ऐसी चीजें जिसको रिफिल कर पाएं या रीयूज कर पाएं, ऐसी ही चीजें खरीदें जिसको वेस्ट डायरेक्टली एक बार इस्तेमाल के बाद वो वेस्ट ना हो जाए, बल्कि कम से कम इस्तेमाल करें। इसको रिडक्शन कहते हैं। अब अगर रिडक्शन के बावजूद भी जो कुछ हो जाता है, यानी कि मान लिया जाए कि हमने कोई एक सामान खरीदा, यानी कि हमें 4 बोतलें या 4 पॉलीथीन में सामान लाने की जरूरत थी, तो हमने एक ही पॉलीथीन में भर लिया और 3 पॉलीथीन को वहां छोड़ दिया, लेकिन एक तो आया। अब ये जो एक पॉलीथीन आया है घर पर, तो चाहे तो अब इसका आप रीयूज करें। रीयूज कैसे करेंगे? उस चीज को दोबारा किसी दूसरे काम में लगाएंगे। जब जैसे मिसाल के तौर पे आपने न्यूज़पेपर का अखबार खरीदा, अखबार खरीद देकर उसको रद्दी में आप तो फेंक देते हैं या बेच देते हैं, चाहे तो उससे आप लिफाफा बना सकते हैं, पैकेट बनाकर काम में ला सकते हैं। यानी कि ऐसा करके आप उसी तरह जैसे कपड़े और जूते और बर्तन वगैरह फटे पुराने हो जाते हैं तो आसानी के साथ फेंक देते हैं, उन्हें मरम्मत करके दोबारा इस्तेमाल करें, तो ये रीयूज कहलाएगा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन आज वो कॉन्सेप्ट अब तो मोची भी कम हो गए हैं, इलाके में टेलर भी कम हो गए हैं, यानी कि लोग रीयूज नहीं करते हैं चीजों का। एक शर्ट लेके आया, थोड़ा सा फटा, उसके बाद उसको सीधा चेंज कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जबकि चाहे तो आप उसका रीयूज कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपना मनी तो बचाएंगे ही, साथ ही साथ माहौल के लिए भला करेंगे, तो माहौल के लिए भला करने वाला बन जाइए। यानी इस्तेमाल में कमी के साथ साथ आपको उसको दोबारा यूज के लायक बनाएं। अब दोबारा यूज जब हो जाए, जैसे कि मैं एग्जांपल दे चुका आपको कि दोबारा भी जब आप इन्हें यूज कर लिया, तो एक वक्त आएगा जब वो यूजलेस हो जाएगा, तब आप उन्हें रीयूज नहीं कर पाएंगे। रिडक्शन का मामला खत्म हो गया, रीयूज का मामला खत्म हो गया, तब उसको आप रिसाइकिल के लिए भेजेंगे, यानी कि अब उसको वेस्ट टू प्रॉफिट भी लेके आएंगे। अब उसको दोबारा कोई नई एक कारामद चीज बनाएंगे,
ये कर सकते हैं आप। तो ऐसा जब आप करेंगे तो वो कहलाएगा रिसाइकिल, यानी कि किसी भी बेकार वेस्ट को रिसाइकिल करके आप एक नई चीज बना करके उस वेस्ट को प्रॉफिट में बदल रहे हैं, वो कहलाएगा आपका रिसाइकिल। यही वजह है कि फ्रांसिस्को में वहां के लोगों ने, वहां के लोकल गवर्नमेंट में मैंडेटरी साइक्लिंग एंड कंपोस्टिंग ऑर्डिनेंस जारी किया है ताकि 2020 तक जीरो वेस्ट को मकसद को पूरा किया जा सका। उसलिए लिए उन्होंने फैंटास्टिक 3 बिन सिस्टम का सिलेक्शन किया गया है। फैंटास्टिक 3 बिन सिस्टम क्या है, मैं इस पर थोड़ा बहुत चर्चा कर लेता हूं। 3 बिन मतलब 3 डस्टबिन होगा, उसमें रिसाइकलेबल्स जो होंगे, यानी रिसाइकलेबल वेस्ट, कंपोस्टेबल वेस्ट और लैंड फिलिंग वेस्ट, ये जो 3 तरह के वेस्ट होंगे उसके लिए 3 कलर के डस्टबिन का यूज किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जामिनेशन में अक्सर आता है। उन 3 कलर में ब्लू रंग में आपका रिसाइकलेबल जो वेस्ट होगा उसको रखा जाएगा, ग्रीन में कंपोस्टेबल को रखा जाएगा और ब्लैक के लिए लैंडफिल वेस्ट को रखा जाएगा। कलर को फिर ध्यान में रखिएगा, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, रिसाइकलेबल, कंपोस्टेबल, लैंडफिल वेस्ट। अब जो भी रेजिडेंशियल इलाका है या जो भी इंडस्ट्रियल इलाका है, कोई सर्विस सेंटर वगैरह है, वहां पे तीनों के तीनों बिन रख दिए जाते हैं। मैंने यहाँ तस्वीर दी हुई है, आप देख सकते हैं। 3 कलर के बिन रखे जाएंगे और लोगों को इस चीज का अवेयरनेस हो कि कौन कंपोस्टेबल है, कौन लैंडफिल के लायक है और कौन रिसाइकलेबल है। उसी हिसाब से कलर के हिसाब से उन वेस्ट को वहां डालेंगे तो एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और एक आम आदमी को इस चीज के बारे में जानकारी देने के लिए थोड़ा सा आपको अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाना बहुत जरूरी है। अब मैं कुछ जनरल चीजों के नाम बताता हूं जिसको आसानी के साथ वेस्ट टू प्रॉफिट में बदल सकते हैं। जैसे अल्युमिनियम का जो बेवरेज का डब्बा है, तांबा का तार, स्टील, पुराने स्टील के सामान, पेट बोटल्स, पॉलीइथिलीन, ग्लास बोतल और जार वगैरह, पेपर, कार्टून, अखबार, मैगजीन और हल्के कागज वगैरह को आप आसानी के साथ वेस्ट टू प्रॉफिट में बदल सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो फर्दन देखेंगे कि सॉलिड को मैनेज करने का अलग तरीका है, लिक्विड को मैनेज करने का अलग तरीका है और गैस को मैनेज करने का अलग तरीका है। अलग अलग तरीके से हम लोग इस पर बात करेंगे, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ के जो टर्मिनोलॉजी हैं उससे अक्सर सवालात पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सॉलिड को ठिकाने लगाने के कितने हैं। तो सबसे पहले जब आप सॉलिड का मैनेजमेंट करेंगे तो आपको 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। नंबर 1 कलेक्शन ऑफ वेस्ट, नंबर 2 डिस्पोजल और नंबर 3 रिकवरी या रिसाइकिल। ये 3 है। तो नंबर 1 में जब आपका कलेक्शन ऑफ वेस्ट आता है तो सबसे पहले आप ठोस को, सॉलिड को बेहतरीन अंदाज से बंद ट्रकों में इकट्ठा करके आप उसको कलेक्ट करेंगे अलग अलग जगहों से, म्यूनिसिपलिटीज से, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, शहरों से, अलग अलग जगहों से बंद ट्रकों में बेहतरीन थोड़ा सा एहतियात के साथ प्रिकॉशन लेकर के आप उसको कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद आप उसको सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट कैसे करेंगे? सेग्रीगेशन में आपको यह देखना है कि इसमें जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग कर लें और डिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको अलग कर लें। नॉन बायोडिग्रेडेबल आपको पता है, कांच, पुरानी दवाइयां, बल्ब, केन, धात वगैरह, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में चला जाएगा। और बायोडिग्रेडेबल में आपको बावर्ची खाना का यानी कि किचन रूम वगैरह का जो भी वेस्ट है वो इस तरह आप अलग कर लेंगे। फिर इस हिसाब से अगला स्टेप बढ़ाया जाएगा। तो आप सेग्रीगेशन करेंगे। सेग्रीगेशन करने के बाद आप उसको डिस्पोजल में डालेंगे, यानी उसी को हम लोग डिस्पोजल भी बोल सकते हैं या सेग्रीगेशन भी बोल सकते हैं। गोया के डिस्पोजल करने के आपके तरीके होंगे। सबसे उसके बाद आप मैंने इसका सब टाइप हो जाएगा। डिस्पोजल में क्या करेंगे, उसको सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट करने के बाद आप करेंगे उसका डंपिंग, अगर मुमकिन हो पाए तो डंपिंग करेंगे, फेंक देंगे। या फिर एक तरीका आपका होगा कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग ये आसान और बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उनके लिए होगा और ये काफी स्लो प्रोसेस है। इसमें क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनिक यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको दोबारा तैयार किया जाएगा। इसमें आपका वही डिकम्पोजर यानी माइक्रोब्स की मदद से इसको एक बेहतरीन कंपोस्ट बनाया जाएगा जिसको हम लोग खाद वगैरह कह सकते हैं। इसमें माइक्रोब्स की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रहे कि कंपोस्टिंग सिर्फ उनका ही होगा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और ये नेचुरल भी होगा। इसमें कोई केमिकल का सहारा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसमें
माइक्रोब्स को यानी डिकम्पोजर को उस पर छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद उससे क्या निकलेगा, खाद निकलेगा। तो कंपोस्टिंग नेचुरल प्रोसेस, ध्यान रहे। अगला आएगा आपका, अब जिसका कंपोस्टिंग नहीं हो पाएगा उसको आप क्या करेंगे, लैंड फिलिंग करेंगे। क्या करेंगे, लैंड फिलिंग करेंगे। लैंड फिलिंग करने के लिए यानी कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा उसको आपको लैंड फिलिंग में यूज करना है। लैंड फिलिंग साइट में, सुनसान जगहों में, शहर से काफी दूर ले जाकर के उसको जगह को भर देना है। इसके लिए बहुत ज्यादा एहतियात की भी जरूरत पड़ती है। पूरी दुनिया में अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक है फ्रेश किल्स लैंडफिल, जो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडफिलिंग साइट है। और हमारे कोलकाता में धापा नाम की एक जगह है जो कि लैंडफिलिंग साइट है। ये ध्यान से रखिएगा, बंगाल प्राइमरी टेट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, धापा लैंडफिलिंग साइट। हाँ, मगर इसके कुछ नुकसान हैं लैंडफिलिंग करने के। क्योंकि सबसे पहले तो ये काफी पुराना तरीका है, काफी आम तरीका है, जहां पे आप जब वेस्ट को ठिकाने लगाते हैं वहां ले जाकर के, तो उसके लिए काफी एक बड़े इलाके की जरूरत पड़ती है जो कि मुश्किल से अब मिल रही होती है। और वहां से खाली जमीन की जरूरत पड़ेगी और उसमें जो है अक्सर मीथेन, अमोनिया और दूसरी गैसें पैदा होती है जो उसके अगल बगल के इलाके के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लैंड फिलिंग एरिया से आपको अमोनिया, मीथेन और दूसरी गैसें पैदा होती है जो काफी जहरीली होती है। ये इसका नुकसान में आता है। लैंड फिलिंग काफी पुराना तरीका है। अगला तरीका आएगा आपका इंसिनरेशन, यानी जलाकर खाक कर देंगे उसको या राख कर देंगे। इंसिनरेशन ये किसको करेंगे आप, इसमें आमतौर से कारखानों से या अस्पतालों से निकलने वाले जो कारखानों या फिर अस्पताल वगैरह से निकलने वाले जो भी वेस्ट हैं उसको आप आसानी के साथ इंसिनरेशन कर सकते हैं, जलाकर उसको राख कर दे सकते हैं। या फिर एक तरीका और आपका हो सकता है पायरोलाइसिस। इसमें क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप इसको थर्मोकेमिकल रिएक्शन करा करके, जिसको पायरोलाइसिस कहते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी इसको ठिकाना लगा सकते हैं। तो गोया के पता चला डंपिंग, लैंडफिलिंग, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन और पायरोलाइसिस ये वो तरीके हैं जिससे आप सॉलिड वेस्ट को ठिकाने लगाते हैं, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं। ध्यान रखें, ऐसे सवाल पूछ लिया जाएगा। इंसिनरेशन इज ए प्रोसेस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, गैस वेस्ट। तो आपको जवाब देना है सॉलिड वेस्ट। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आखिरी में आता है रिकवरी या रिसाइकलिंग। तो जब आप सेग्रीगेशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको ध्यान में रखना है कि इनमें से कौन से वेस्ट हैं जो रिसाइकलेबल हैं, यानी कि 3 बिन सिस्टम में से अगर आपको रिसाइकलेबल के लायक जो ब्लू कलर का डस्टबिन है, अगर वो वाले चीजों को अलग लेते हैं या अलग कर लेते हैं सेग्रीगेशन के वक्त, यानी सेग्रीगेशन के वक्त आपको 2 चीजों का भी ध्यान रखना है। एक तो बायोडिग्रेडेबल को अलग करना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग करना है, और रिसाइकलेबल जो उनको भी अलग कर लेना, ताकि उनको दोबारा और उनके लिए एक बेहतरीन तरीका चुन करके उसको रिसाइकिल कर लिया जाएगा। तो रिसाइकलिंग, incineration, composting, pyrolysis, dumping, landfilling, all these are the ways for the management of the solid waste. अब आते हैं हम लोग लिक्विड मैनेजमेंट के तरफ। तो लिक्विड को जब आप मैनेजमेंट करते हैं तो उसके लिए कई तरीके हैं। पहले तरीकों के नाम सुने आप। एक है सीवेज ट्रीटमेंट, एक डाइल्यूशन, एक मैकेनिकल ट्रीटमेंट और एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और एक केमिकल ट्रीटमेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गंगा एक्शन प्लान 1985 में निकाला था ताकि गंगा के पानी को शुद्ध किया जाए, उसको टॉक्सिक मटेरियल से बिल्कुल फ्री किया जाए। तो आइए अब हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट को देखते हैं कि ये क्या है। तो जैसे कि मैंने बता दिया, सीवेज ट्रीटमेंट इज ए प्रोसेस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ लिक्विड वेस्ट ड्यूरिंग विच, जिसमें क्या किया जाता है, एक सेडिमेंटरी प्रोसेस अपनाया जाता है और उसमें जो लिक्विड में जो वेस्ट होते हैं उनको सेडिमेंटरी प्रोसेस के जरिए गाद के जैसा उसको नीचे जमा दिया जाता है और उस गाद को हम लोग कहते हैं सलरी। ध्यान रहे, उस गाद को हम लोग कहते हैं सलरी, SLURRY, सलरी। सलरी को फिर बाद में उससे बायो फर्टिलाइजर या फर्टिलाइजर वगैरह बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि ऊपर का पानी बहकर निकल जाता है जो कि साफ हो जाता है और गाद को फिर उसमें बाद में यूज किया जाता है। तो बेहतरीन अंदाज में कह सकते हैं कि यह गाद जो अब तक आपका एक वेस्ट मटेरियल था उसको प्रॉफिट में बदला जाता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट इज यूज फॉर लिक्विड मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट।
अब आते हैं हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट की तरफ। तो लिक्विड का जब केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है तो एक्चुअली इसमें एक तरह का ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें हैजार्डस नेचर को उस लिक्विड का खत्म कर दिया जाता है और वहां पर कुछ केमिकल यूज किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे एसिड, बेसेस, ऑक्सीडाइजर, रिड्यूसर्स वगैरह का यूज करके उसका कुछ बाई प्रोडक्ट निकाला जाता है और उस वाटर को प्यूरिफाई कर दिया जाता है। ये एक बेहतरीन तरीका है लिक्विड को मैनेजमेंट करने का। अगर हम बात करें लिक्विड मैनेजमेंट की, जिसमें एक मैकेनिकल ट्रीटमेंट है। इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल ट्रीटमेंट में आपका बहुत सारे टैंक्स, पंप्स, ब्लोअर्स, स्क्रीन, ग्रिंडर्स वगैरह की सहायता से एक मैकेनिकली उस लिक्विड को साफ किया जाता है मैकेनिकल तरीके से। इसमें किसी केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा एक आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होता है। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में तो आज के डेट में ह्यूमन एक्टिविटी के नतीजे में जो भी डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में गैसियस वेस्ट चले जाते हैं उनके लिए कई एक तरीके हैं। उनमें से एक है वेट स्क्रबर्स का यूज कारखानों में। उसके अलावा धुआं फ्री चूल्हे का यूज, इंडस्ट्री में प्रिसिपिटेटर का यूज, और गाड़ियों में अनलीडेड जो पेट्रोल होता है उसका यूज किया जा रहा है। उसके अलावा अफॉरेस्ट्री शुरू की गई है, चिमनी को ऊंचा ऊंचा बनाया गया है और डीजल की जगह सीएनजी का यूज करने को कहा गया है। ये तरीके हैं गैसियस वेस्ट को कम करने के, ये मैनेजमेंट करने के तरीके हैं। इसमें से एक वर्ड जो वेट स्क्रबर्स आता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाना जरूरी है। एक्चुअली स्क्रबिंग का तरीका क्या है, एक स्क्रबिंग के लिए क्या होता है कि एक आला होता है जिसको स्क्रबर कहते हैं, इसको लगा दिया जाता है और जब धुआं निकलता है तो उसको स्प्रे के जरिया उस धुआं को लिक्विड में बदल दिया जाता है और फिर वो जो धुआं निकलता है तो वो धुआं पॉल्यूशन फ्री होता है। ये काफी लेटेस्ट और मॉडर्न तरीका है जिसको आज इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो स्क्रबर is an instrument for the filtration of the gaseous waste from the smoke of industry। ये स्क्रबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि जब वो गैसियस क्या हो सकते हैं, जैसे कि चूड़ी की फैक्ट्रियों से सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरी जगहों से हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, अमोनिया वगैरह जो भी निकलता है, स्क्रबर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, स्क्रबिंग कर लेता है। इससे जो है एक मैंने यहाँ दे रखा है स्क्रबिंग का एक तस्वीर मैं दे रहा हूं और नीचे सैलरी है, उसको भी गौर से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रबर। अब आइए हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू से पहले एक और कर लेते हैं, गंगा एक्शन प्लान के मुतालिक मैंने बात कर ली है। उसके अलावा आज के डेट में बंगाल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दिया जाए तो हुगली और भागीरथी नदी पर इस तरह के वेस्ट डिस्पोजल का बहुत ही खतरनाक असर हुआ है। उसमें देखा गया है कि चूंकि तमाम जितने भी शहर है किसी ना किसी नदी के किनारे वाक़ है और नदी के किनारे का मतलब उस नदी को उस शहर का पूरा बोझ लेना पड़ रहा है। यही वजह है कि गंगा एक्शन प्लान 1985 में निकाला गया। उसके अलावा भागीरथी और हुगली रिवर को साफ करने के लिए कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी बुनियाद रखी गई है, जो 2012 से अभी तक कार्यरत है और बेहतरीन अंदाज में एक्टिवली काम कर रहा है। तो जो मैं कहना चाह रहा था, उसके अलावा सफाई के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए उसी में इन्वायरमेंटल डे 5 जून को मनाया जाता है और हर साल स्कूल में 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। और अर्थ डे और इन्वायरमेंटल डे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे। अब आइए थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू में हमको पता चला कि ग्रीन वेस्ट दरअसल पेड़ पौधों से हासिल होने वाले वेस्ट को कहते हैं। वेट स्क्रबर का यूज गैसियस मटेरियल को ठिकाने लगाने का नाम है। उसके अलावा कैश कैपिटल कहा जाता है वेस्ट को, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ कैपिटल भी मिल जाता है। और यूरेनियम वगैरह से अगर कोई वेस्ट निकलता है तो वो एक्चुअली में रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा। उसके अलावा 2 टर्म्स आते हैं। एक टर्म है बेंगलोर मेथड, जिसमें क्या होता है जमीन में गड्ढा बनाकर उसमें वेस्ट को रख दिया जाता है और ऊपर से जानवरों का यानी कि काउडंग वगैरह को छिड़काव करके उसे डिकम्पोज किया जाता है। ये एक अनएरोबिक मेथड होता है, ध्यान रहे। और उसी तरह का एक इंडोर मेथड भी है जो कि एरोबिक मेथड है। तो इंडोर मेथड एरोबिक मेथड है, सिमिलर तरीका से बेंगलोर अनएरोबिक मेथड है जिसमें गड्ढा बनाकर वेस्ट को मैनेज। आगरा में एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ढेर है जिसमें कहा जाता है कि अगर यूज किया जाए तो 70 मेगावाट
एनर्जी पैदा करके उसमें आसानी के साथ उसको चलाया जा सकता है। उसके अलावा वो पानी जो ग्राउंड जमीन के नीचे पानी को खलत मलत कर देता है उसे लीचेट कहते हैं। वो पानी जो ग्राउंड वाटर को उलट पुलट कर देता है उसको हम लोग कहते हैं लीचिट, ध्यान रहे। और पानी में जो गड़बड़ी आती है मास और अलगी की वजह से उसको हम लोग कहते हैं, जिससे ऑक्सीजन की मिकदार घट जाती है, उसको यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो आज इतना ही। अच्छा लगे वीडियो को तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। बने रहने के लिए शुक्रिया आप सभी का।